नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं हमारे चैनल नोबल नेचर आरएस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने अब तक 2 सीरीज समाप्त की है। पहली थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, जिसमें मैंने मेरे अनुसार महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम और उनका मुख्यालय बताया था। दूसरी सीरीज मैंने पूरी करी है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जिनके भारत में, और आज मैं एक तीसरी सीरीज के साथ हूँ। मेरी सबसे स्पष्ट प्राथमिकता हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है, उसी को मैं मद्देनजर रखते हुए आज एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें ये बताया जाएगा आपको कि अब तक किस किस कन्वेंशन या किस सम्मेलन के द्वारा इस पर्यावरण को बचाने के लिए या भारत की इस बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को बचाने के लिए कौन कौन से कन्वेंशन या सम्मेलन अब तक हुए हैं। उनमें से मैंने प्रमुख 10 सम्मेलन आज की क्लास में इंक्लूड किए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और जिस प्रकार की सीरीज आप चाहते हो, जैसे आप वीडियो चाहते हो, कमेंट बॉक्स के नीचे लिखकर प्राप्त कर सकते हो। आप लोगों की निःशुल्क सहायता करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। इसके अलावा मुझे कुछ फायदा नहीं इससे। मैं आता हूं अपने टॉपिक पर, और सबसे पहले बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का सीधा सा फंडा ये है, प्री प्लस आवरण, यानी कि प्री यानी चारों तरफ और आवरण यानी वातावरण। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फ्लोरा एंड फ्यूना रहते हैं, यानी कि वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। इन सब में एक संतुलन, एक हमेशा एक चक्कर या एक साइकिल बना रहता है, जिसमें कुछ जीव, जिसमें 4 तरीके के जीव निवास करते हैं। उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता, और लास्ट में अपघटक, और इसके अलावा उत्पादक। उत्पादक में आते हैं समस्त पेड़ पौधे और वनस्पतियां। इसके अलावा प्राथमिक उपभोक्ताओं में वे जीव आते हैं जो वनस्पतियों को खाते हैं, जैसे बकरी है, गाय है आदि। उसके बाद में 30 सेकेंडरी उपभोक्ता, सेकेंडरी प्रोड्यूसर वे होते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं खाते हैं, जैसे कि बकरी को खाता है सियार या खाता है डॉग। जब सेकेंडरी प्रोड्यूसर के बाद में थर्ड प्रोड्यूसर वे होगी जो कि द्वितीय उपभोक्ताओं खाएंगे, और चौथे या चतुर्थ या फोर्थ प्रोड्यूसर वे कहलाएंगे जो सभी प्रकार के जीवों को खाते हैं। मनुष्य ना तो प्रोड्यूसर है ना कंज्यूमर है, मनुष्य सर्वहारी जीव है जो किसी को भी खा सकता है। इसके अलावा अब मैं आता हूं पहला कन्वेंशन जो आज हम पढ़ेंगे, वो है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम आपको पता होगा कि यह स्वीडन में स्थित है, और स्वीडन की एक लेडी आजकल पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सुर्खियों में है। उसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, जिसको कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं, जैसे कि द लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, ये है पर्यावरण बचाने के लिए। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण को बचाने के लिए स्वीडन में हुआ, और ये एक वैश्विक संधि थी जो कि 17 मई 2004 को लागू होती है। इसका सिर्फ कार्य इतना है कि पर्यावरण को किस प्रकार बचाएं, पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए। इसके बाद में एक बेसल कन्वेंशन है जो कि ISP 2015 का पार्ट थी। बेसल कन्वेंशन ये भी स्वीडन में है, बेसल भी, और ये कन्वेंशन 22 मार्च 1989 को स्विट्जरलैंड में होती है। बेसल शहर स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर जो दक्षिण देश होते हैं जो कि विकासशील देश है, उन देशों की कन्वेंशन भी हुई थी बेसल, और यह कन्वेंशन 24 जून 1992 को पुष्टि की गई, और यह कन्वेंशन पर्यावरण को बचाने के लिए ही थी। और यह ISP 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है कि बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है। इसके बाद में रोटरडम कन्वेंशन रोटरडम शहर में होती है, और यह कन्वेंशन 24 मई 2005 को पुष्टि की जाती है इसकी, यानी कि 24 मई 2005 को लागू होती है रोटरडम कन्वेंशन। और इसके बाद में आती है एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जापान का शहर है, जहां पर 1992 के पृथ्वी सम्मेलन यानी कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन की 5वीं वर्षगांठ पर 1997 में जापान के
क्योटो शहर में संपन्न होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैसें हैं उन गैसों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस पर विभिन्न देशों के बीच में 1997 में सहमति तो बनती है, लेकिन इसको पानी लागू 16 फरवरी 2005 को किया जाता है और इसकी प्रथम अवधि 2007 से 12 मानी जाती है और इसका दूसरा कार्यकाल 2013 से 20 माना जाता है। प्रथम कार्यकाल इसका, जिसके अंतर्गत जो ओजोन परत क्षरण वाली गैसें हैं उनमें कमी लाना और दूसरे में उनको कमी करके 0% तक लाना है। इसके अलावा इसमें UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लाइमेट ऑफ चेंज इसमें 16 फरवरी 2005 को लागू हो जाती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत क्षरण से संबंधित गैसों पर रोक लगाने के लिए संबंधित है ये, और इसकी पुष्टि 11 दिसंबर 1993 को होती है और ये लागू 16 फरवरी 2005 को होती है। 2007 से 12 इसकी पहली अवधि होती है और 2013 से 20 इसकी दूसरी अवधि होती है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन है साइट्स, यानी कि साइट्स का मतलब है कि जो ऐसे क्षेत्र जहां पर फ्लोरा एंड फ्यूना, यानी कि जो वनस्पति और जीव है जो कि इंडेजर्ड स्पीसीज में आते हैं। इंडेजर्ड स्पीसीज, इंडेजर्ड यानी क्रिटिकल इंडेजर्ड, यानी कि क्रिटिकल इंडेजर्ड स्पीसीज, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल इंडेजर्ड ट्रेड एंड फ्लोरा एंड फ्यूना। ट्रेड एक्सचेंज फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब ऐसे जगह जहां पर ऐसी जगह जो कि ऐसे वनस्पति और जीवों का समूह है जो कि क्रिटिकल इंडेजर्ड में आते हैं, उनको साइट्स में सम्मिलित किया जाता है। भारत के 2 क्षेत्र इसमें आते हैं साइट्स में। एक है भारत का सांबर झील राजस्थान, और एक दूसरी है जो कि भारत में चिल्का झील ओडिशा में है। साइट्स इसकी पुष्टि होती है 1 जनवरी 1975 को लागू किया जाता है साइट समझौता। इसके बाद में एक मिनीमाटा कन्वेंशन होता है। मिनीमाटा शहर भी जापान में स्थित है और मिनीमाटा शहर स्पेशल, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा मिनीमाटा, जो कि अगर हम पानी के साथ में पारा जो कि हमारा टेम्परेचर होता है, उस पारे को अगर हम पानी के साथ में, पारा एक धात्विक खनिज है जिसको अगर हम पेट में ग्रहण करते हैं तो हमारे एक मिनीमाटा नामक बीमारी होती है। और जापान में एक मिनीमाटा की खाड़ी है जिसके आसपास के क्षेत्र में ये बहुतायत पाया जाता है और यहाँ पर इसके बहुत सारे मरीज मिले हैं, इसलिए मिनीमाटा कन्वेंशन कहा जाता है। और यह इस विशेष उर्वरक या रसायन को समाप्त करने के लिए संधि की गई थी, जिसकी इसके बाद में अगर बात करें तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे आप RS का दो, IS का दो, रीट का दो, शहर में रियो डी जेनेरो सम्मेलन पूछा जाता है। रियो डी जेनेरो शहर ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है। ब्राजील में जो घास होती है छोटी छोटी, उस घास को अल्पा कहा जाता है, और ब्राजील में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है उसको कंपोज कहा जाता है। ब्राजील साउथ अमेरिका का एक देश है जहां पर 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन या पृथ्वी पृष्ठ सम्मेलन संपन्न होता है। इस सम्मेलन के द्वारा ही एजेंडा 21 को अपनाया जाता है। एजेंडा 21 में यह था, इसमें 172 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, और यह पृथ्वी सम्मेलन जो था 1992 में, इसी के तहत वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी गई और 172 देशों की समझौते एजेंडा 21 के द्वारा RSP 2018 क्वेश्चन है। एजेंडा 21 किससे संबंधित था? तो ये रियो डी जेनेरो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन से था। या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि ये जैव विविधता को बनाए रखने के लिए किया गया सम्मेलन था, और इसको 172 देशों ने पुष्टि की थी। 1992 में ये सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। इसके बाद में है कार्टाजोना प्रोटोकॉल। कार्टाजोना प्रोटोकॉल 2 बार होती है। एक है कार्टाजोना प्रोटोकॉल। कार्टाजोना एक शहर है जो कि कोलंबिया साउथ अमेरिका में है, और यह कार्टाजोना कन्वेंशन बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जैव विविधता को बचाने के लिए होती है, और इसको अपनाया जाता है 2000 में। इसकी पुष्टि 2000 में होती है और ये लागू 2003 में होता है, और इसका संबंध
जैव विविधता के संरक्षण से है। कार्टाजोना कन्वेंशन 2000 में होता है और 2003 में लागू होता है और इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ जैव विविधता से है। एक कार्टाजोना सम्मेलन और पढ़ेंगे जो आगे आएगा। इसके बाद में है नगोया प्रोटोकॉल, और नगोया जो प्रोटोकॉल है ये जापान के नगोया शहर में होती है 2010 में, और ये लागू जापान के नगोया शहर में होती है 2010 में, और ये लागू होती है 12 अक्टूबर 2014 को। नगोया शहर जापान में संपन्न हुई 2010 में नगोया प्रोटोकॉल, और ये लागू होती है 12 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद में आज का जो लास्ट कन्वेंस बची है वो कार्टाजोना कन्वेंस है। कार्टाजोना कन्वेंस कोलंबिया में ही होती है, लेकिन उसका संबंध बायोडायवर्सिटी से था और इसका संबंध है समुद्री पर्यावरण सुरक्षा के लिए है। उसका संबंध ऊपर वाली कार्टाजोना 2000 में हुई थी, उसका संबंध जैव विविधता से था और इसका समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से, यानी कि समुद्र में विभिन्न प्रकार का तेल रिसाव। और स्पेशली ये जो कार्टाजोना सम्मेलन है ये अरब कैरेबियन सागर, जो कि वेस्ट इंडीज, जमैका आदि देशों का जो समूह है, छोटे छोटे देश, क्यूबा है, मेक्सिको है, उन देशों के अंदर अधिकांश क्या होता है, अश्व अक्षांश होस्ट लेटिट्यूड के आसपास और बरमुंडा ट्रायंगल के आसपास स्थित होने के कारण बहुत सारे तेल से भरे हुए जहाज वहां पर पलट जाते हैं और वो समुद्र हमेशा पर्यावरण वहां का प्रदूषित होता रहता है। अगर जब तेल का रिसाव होगा, जैसे इस साल में मोरक्को देश में तेल रिसाव के कारण आपातकाल लगा था, ये भी एक इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वहां पर पर्यावरण सुरक्षा को बहुत खतरा पहुंचा था। इसी प्रकार जो समुद्री पर्यावरण है उसको बचाने के लिए एक सम्मेलन है कार्टाजोना, कोलंबिया में हुआ था, और ये सम्मेलन, ये कन्वेंस हुआ था 14 मार्च 1983 को और इसको अपनाया गया था। इसके अलावा ये 14 मार्च 1983 को हुआ था। इसी कन्वेंस के तहत आज भी कहीं पर भी अगर तेल का रिसाव होता है या समुद्र की जो प्रवाल भित्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचता है, जैसे कि प्रवाल विरंजन कहा जाता है। इसके अलावा समुद्री जीवों में मैंग्रोव का जो ह्रास हो रहा है, इसके अलावा और भी जो जीव है समुद्री, उनका अगर विनाश होता है तो समुद्र का पर्यावरण कहीं न कहीं गड़बड़ाता है। और इस पर्यावरण को बचाने के लिए कार्टाजोना प्रोटोकॉल 1983 में होता है। और ये 1983 वाला कार्टाजोना प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए हुआ था, जबकि जो 2000 में होता है कार्टाजोना समझौता, जो 2003 में लागू होता है, ये समझौता संपूर्ण जैव विविधता को आधुनिक जो तकनीकियां हैं उसके द्वारा उसका संरक्षण करना, जैसे कि बायो रिजर्व क्षेत्रों को स्थापना करना, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरियों की स्थापना करना आदि। इस प्रकार मैंने आज जो आपको 10 कन्वेंस बताए हैं इम्पोर्टेंट, इन सबका संबंध सिर्फ पर्यावरण संरक्षण से है। अब हम पढ़ेंगे कुछ और प्रोटोकॉल जिनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और कमेंट जरूर करना और अपने पर्यावरण की सुरक्षा जरूर करना। इसके अलावा इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाना जिससे और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। स्पेशली ये वीडियो RAS और IAS दोनों एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।